गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज़ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो सेकंड बुक है उसे जो चैप्टर है चैप्टर सेकंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। आज वो जो हम राइट टू इक्वलिटी इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। समानता मतलब सभी व्यक्ति समान है, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति के बीच में जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, अमीरी, गरीबी, छोटा बड़ा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक इत्यादि आधारों पर, किसी भी आधार पर मतलब निराधार जो है वो अंतर नहीं समझाना चाहिए। सभी कानून के समक्ष समान हैं, सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। समानता का मतलब ये कदापि नहीं है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति है। अनपढ़ व्यक्ति को हम कोई समानता देखते हुए कि भी एक व्यक्ति को हमने अच्छे रैंक पे समाज सेवा के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब है उस पर लगा दिया तो अनपढ़ व्यक्ति को भी वहीं लगाएंगे और जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को लगाए, तो ऐसा इससे मतलब नहीं है। समानता से हमारा अभिप्राय है कि अवसर सभी को समान प्राप्त हो और अपने कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति वो जो अपने लिए प्राप्त कर से जो भी वो चाहते हैं अपने जीवन में, उस लेवल पे अपने जीवन की उन्नति के अवसर उनको समान मिले। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक अधिकार है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। आज हम कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन। दीज आर इमेजिनरी सिचुएशंस बट सिमिलर things to happen and can happen. Do you think they involve violation of fundamental rights? दो स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं, इन पर हमें विचार करना है। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बात है जो वो होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। तो आपने देखना है कि क्या ये दोनों स्थितियों में हमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। तो चलिए फर्स्ट जो सिचुएशन इसमें दी गई है, Swadesh Kumar is visiting his village. He is accompanied by one of his friends. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. The shopkeeper knew Swadesh Kumar but asked him the name of his friends to know his caste. After this, the shopkeeper served tea to Swadesh Kumar in a nice mug, while his friends was given tea in an earthen cup because he was Dalit. तो इसमें स्वदेश कुमार एक लड़का है, अपने गांव वापस आया है, उसके साथ उसका दोस्त भी है और गांव के एक होटल में दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं। उनकी इच्छा होती है चाय पीने की। तो दुकानदार ने स्वदेश कुमार से उसके दोस्त के बारे में पूछा, क्योंकि वो स्वदेश कुमार को तो जानता था। उसने उसके दोस्त की जाति के बारे में उससे पूछा, उसका नाम पूछा। तो फिर क्या हुआ, उसको पूछने के बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार जिसको वो जानता था उसको तो एक सुंदर से कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को एक मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वो दलित था। एक सिचुएशन है ये, इसको आपने समझना है, कंसीडर करें। सेकंड सिचुएशन, एन ऑर्डर इज सर्व्ड फॉर न्यू सरेरार्स ऑफ An order is served to 4 news readers of a television channel that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reason given is that they are above the age of 45. 2 male news readers above the same age are not barred from presenting the news. अब क्या हुआ, एक टेलीविज़न है, उसका चैनल है। टेलीविज़न चैनल में समाचार पढ़ने वाले हैं 10 सदस्य हैं, वहाँ पे 10 मेंबर्स हैं। उनमें से केवल 4 मेंबर्स को एक आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि वे आगे के समाचार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वे सभी महिलाएं हैं। 4
वो समाचार नहीं पढ़ेंगी क्योंकि वो महिलाएं हैं, लिंग के आधार पे उनको देखा गया। तो इसका कारण बताया गया कि वो 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं और न्यूज़ चैनल पर केवल 45 वर्ष की उम्र तक ही सेवाएं दी जा सकती हैं। लेकिन तभी आपने देखा कि वहाँ पर 2 पुरुष और हैं जिन पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और दोनों पुरुषों की आयु भी 45 ईयर्स से अबव है। तो आपको कैसा लगा ये? तो नेक्स्ट ये बाद में करेंगे, राइट्स टू इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। दोनों क्या हैं? स्पष्ट उदाहरण हैं भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के। इन वन इंस्टेंस द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड इन अनदर इट इज बेस्ड ऑन जेंडर। दूसरे में ये लिंग के आधार पे कि एक औरत है एक पुरुष है, तो पुरुषों को तो अनुमति दी गई, औरतों को अनुमति नहीं दी गई, तो जेंडर बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? क्या आपको उचित लगता है ऐसा करना? कैसा लगा? आपकी राय में कैसा है ये? Right to equality tries to do away with such and other discrimination. It provides for equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, beating ghats, and places of worship. There cannot be any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. This right is very important because our society did not practice equal access in the past. तो ये क्या है? समता का अधिकार, जो इक्वलिटी का जो राइट दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए दिया गया है संविधान के द्वारा, हमारे मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में। अब यहाँ पे कुछ जैसे पब्लिक प्लेसेज होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, दुकान, होटल, कोई इंटरटेनमेंट पार्क है, कोई ऐसा प्लेसेज ऑफ इंटरटेनमेंट है, या फिर कुएँ हैं, बाथिंग घाट्स, कोई जैसे मान लीजिए स्नान करने के लिए घाट बने होते हैं उन पर, या कोई पूजा के स्थान हैं, वहाँ पर सभी को समानता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है फंडामेंटल राइट के द्वारा। किसी भी पुरुष के साथ, महिला के साथ, जो भारत का नागरिक है, संविधान में ऐसा स्पष्ट वहाँ पे प्रोविज़न है, वहाँ पे ये चीज़ बनाई गई है कि जाति, नस्ल, रंग, लिंग, भेद, आधार, ये धर्म या जन्म स्थान है, उसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया, न किया जाएगा। It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis, और न ही इन आधार पर कोई भी लोक सेवाओं के लिए जो नौकरियां हैं, हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, उन पर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई सेवा करने का मौका चाहिए, नौकरी में जाना है उसको, तो वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है, बिल्कुल वर्जित है। This right is very important because our society did not practice equal access in the past. और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हमें मिला है क्योंकि हमारे समाज में इन जगहों पर सबके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं रहा है। अतीत में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे छुआछूत एक बहुत बुरी बीमारी थी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वलिटी। दिस हैज़ बीन एबोलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वलिटी। ये भी ख़त्म की गई है समानता के अधिकार के तहत। जो छुआछूत है सबसे बुरी बीमारी थी, सबसे भद्दा रोग था ये, और अब इसको कानून के द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया है। The same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field.
Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens. तो इस अधिकार के द्वारा क्या किया गया, जो छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार जो हमें दिया गया है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़ के जो सेना में हैं, जो डिफेंस में हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जिन्होंने अच्छी वहाँ पे गौरवपूर्ण कोई उपलब्धि है वो हासिल कर ली है, ऐसे व्यक्ति को हम टाइटल या उपाधि दे सकते हैं। किंतु और जितनी भी उपाधियाँ थी भारत में, राज्य सरकार में या फिर जो प्रोविंसेस थे, स्टेट प्रोविंसेस से जो मिली हुई उपाधियाँ थी, वो सारे के सारे समाप्त कर दी गई थी समानता के अधिकार के माध्यम से। तो इस प्रकार एक सच्चा लोकतंत्र भारत में स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, जिसमें सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा हो, उनकी इज्जत हो, उनकी सम्मान हो और वो गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सके। हैव यू रेड द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपने संविधान के हमारे देश के संविधान के प्रिएम्बल को पढ़ा है, वो जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा है? हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वलिटी? इसमें समानता को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है? यू विल फाइंड दैट द प्रिएम्बल मेंशंस टू थिंग्स अबाउट इक्वलिटी। आपको पता लगेगा कि प्रिएम्बल में समानता को दो तरीके से परिभाषित किया गया है, इक्वलिटी को। दो तरीके से हमारी इक्वलिटी है उसको जो परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे कुछ नहीं रुका है हमारा, हाँ, ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस की और अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की समानता, और दूसरी हमारी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी, मौके, अवसर सबको मिले उन्नति करने के, जीवन में आगे उठने के, आगे बढ़ने के, समाज का उत्कर्ष करने के लिए सभी को किसी भी आधार पर अवसरों की प्राप्ति में बाधा नहीं है। सभी व्यक्ति समान हैं, उनके लिंग, जाति, संप्रदाय, धर्म या फिर उनकी बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक इत्यादि जितने भी आधार हैं, इन पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो सभी समान हैं और राज्य में नौकरियां प्राप्त करने के वो अधिकार ही हैं, उनको समान अवसर मिलते हैं हर तरीके से बिना कोई ये भेदभाव किए, सब भारत के नागरिक हैं। Equality of opportunity means that all sections of the society enjoy equal opportunities. But in a society where there are various kinds of social inequalities, what does equal opportunity mean? Yes, true. The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the conditions of certain sections of society. Children, women, and the society, and educationally backward classes. You may have heard about reservations in jobs and in admissions. You would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality. In fact, Article 16(4) of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of rights to equality. If you see the spirit of the Constitution, this is required for the fulfillment of the right to equality of opportunity. तो अवसर की समानता से क्या अभिप्राय है यहाँ पे? Equality of opportunity means that all sections of the society enjoy equal opportunities. समानता के अर्थ से अभिप्राय कि समाज में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी आधार पर, किसी भी ग्रुप के साथ, किसी समूह के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको उन्नति के समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक जो सामाजिक असमानताएं पहले से व्याप्त हों, तो ऐसे में समानता के अधिकार का कोई अर्थ नहीं रहता, उसका मतलब नहीं निकलता। क्योंकि मान लीजिए एक समाज में
छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत समझते हैं ना, अनटचेबिलिटी। पहले क्या था कि भाई आप लोअर कास्ट से हैं और ये समाज की श्रेष्ठ जाति से हैं, उच्च तबके से हैं, उच्च वर्ग से हैं, उच्च बिरादरी का है, तो आप इसको छुएंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या है, मतलब आप समझते हैं कितना मतलब घिनौना रूप था यहाँ पे जाति प्रथा का हमारे भारत में देखने को मिला। तो कानून के द्वारा ये जो समानता का अधिकार है, इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। आज कहने का मतलब है समानता का अधिकार तभी हमारे देश में लागू हो सकता है, तभी हम कह सकते हैं समानता का अधिकार हमारे लिए काम कर रहा है, जब हम समाज के अंदर जो दूसरी विसंगतियां हैं, दूसरी विकृतियां हैं, उनको दूर करेंगे। तो संविधान ने ये विषमताएं इनको हटा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बच्चों और महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं समाज में, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट, उनके बेटर करने के लिए उनके लिए कुछ योजनाएं बना सकती है और कुछ निर्णय वो ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो समानता का अधिकार है वो वायलेट हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, नहीं। अगर हम एक तरीके से देखें तो वो समानता के अधिकार का वायलेशन नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। महिलाओं को समय समय से वो लंबे समय से शोषित रही हैं, बच्चे हैं, बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ये वर्ग हैं, तो इनके लिए कोई सरकार है जो इनकी बेहतरी के लिए, इनको ऊपर ले जाने के लिए, बराबर का ओहदा दिलाने के लिए, देश को समान रूप से समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए ये योजनाएं लागू की हैं बेहतरी के लिए, और जिनको आज हम कह सकते हैं आरक्षण। जी ये बीमारी जरूर है आरक्षण, लेकिन क्या करें, समाज के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आपने भी सुना होगा कि नौकरियों में और स्कूलों में एडमिशन्स के लिए, नौकरियां प्राप्त करने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ने वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में दे रखी है। तो इसके लिए क्या करें, तो आरक्षण क्यों दें? आपने ये कैसे सुना, क्या क्या इसका तरीका क्या है, क्यों ये दिया गया है? तो आपको ऐसा अद्भुत लगता है कि एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, दोनों एडमिशन है, बराबर मार्क्स नहीं, एक के ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स वाले को एडमिशन नहीं मिलता, कम वाले को मिल जाता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब्स में ले लीजिए कि किसी को ज़्यादा मार्क्स होने, अब मान लीजिए 90 आउट ऑफ 90 है, वो रिजल्ट आना है, 100 में से रिजल्ट आना है, जो एक 35 मार्क्स है जो बच्चा ले लेता है वो अच्छे से नौकरी प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बच्चा है जो 75 या 80 मार्क्स ले लेता है आउट ऑफ 90, वो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता। ये आरक्षण है, और ऐसा आरक्षण को समाज का जो एक तबका ऐसा माना जाता है कि जो समाज का दबा हुआ समूह है उसको आगे लाने के लिए, उस जाति को, उस बिरादरी को, उस संप्रदाय को ऐसा लाने के लिए अलग से ये प्रोविज़न है दिया गया है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) में, हाँ 16(4) में ये साफ साफ कहा गया है कि आरक्षण जैसी जो नीति है वो समानता के अधिकार के उल्लंघन नहीं है, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, न इस रूप में इसको देखा जा सकता है। अगर इसको देखेंगे तो हमें मिलेगा, हम पाएंगे कि यहाँ पे अवसर की समानता का जो अधिकार है उसको पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। यू आर द जज, यहाँ पे कोई केस दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो हमने पॉइंट छोड़ दिए उनको करेंगे पहले। तो यहाँ पे पहले इस केस को स्टडी कीजिए। इस केस में क्या कहा गया है, जज हैं आप, आपको न्यायाधीश बना दिया गया है। देखते हैं आपके सामने क्या केस आया है, और फिर आप देखना बच्चों क्या फैसला करोगे, ठीक है ना। तो यू आर द जज, आप क्या हैं, जज हैं। यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हादीबंधु who identifies himself as a member of दलित कम्युनिटी। हादीबंधु के तरफ से, हादीबंधु कोई व्यक्ति है। यू हैव रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हादीबंधु हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। Men from this community refused to follow a custom that required them to wash the feet of the groom and guests of the upper caste during marriage ceremonies. In revenge, 4 women from this community were beaten up and another was paraded naked. परेड करवाया गया। बुरी कस्टम है, ये क्या है।
The postcard writer says our children are educated and they are not willing to do the customary job of washing the feet of the upper caste men, clear the leftovers after the marriage feast, and wash the utensils. Assuming that the facts given above are correct, you have to decide, does this case involve violation of fundamental rights? What would you order the government to do in this case? क्या हुआ कि मान लीजिए आप उड़ीसा में रहने वाले, उड़ीसा राज्य में, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है पुरी, और वहाँ का एक दलित समुदाय है, उससे आप संबंध रखते हो, आपका नाम है हादी बंधु, और आपसे मैं जज हूँ, या आप अपने आपको ये कार्ड मिला है, पोस्ट कार्ड मिला है, जिसमें लिखा है कि उसकी कम्युनिटी में, उसके समुदाय में पुरुषों को एक प्रथा है जो निभानी पड़ती है, उसका पालन करना पड़ता है। अब उन्होंने क्या किया, उस प्रथा का पालन करने से, उस कस्टम का, रीति रिवाज का पालन करने से बिल्कुल मना कर दिया, उस ट्रेडिशन को अपनाने से, जिसके अनुसार उन्हें जो उच्च जातियाँ, उच्च बिरादरियाँ हैं, उनके विवाह के समय, उनके यहाँ पे विवाह उत्सव के समय दूल्हे और सभी जो मेहमान हैं वहाँ पे आएंगे उनके घर में, उन मेहमानों के, उन गेस्ट के और दूल्हे के जो पाँव धोने पड़ते हैं, क्योंकि आप नीची जाति से हैं, उनके घर आपको जाना पड़ता है ये काम करने के लिए। ये कस्टम्स आप भी समाज में देखी होंगी, अभी भी कुछ चल रही हैं, लेकिन ऐसी कस्टम नहीं है। इस कस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो ऐसा करना पड़ता है। इसके बदले आपने अभी क्या किया, आपने मना कर दिया, यू रिफ्यूज टू फॉलो द सेम ट्रेडिशन, सेम कस्टम, और इसके बदले क्या हुआ कि आपके समुदाय की 4 औरतों को उन्होंने पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी, फिर उनको नंगा घुमाया, निवस्त्र करके उनको घुमाया गया। ये आप अखबार में भी हर रोज़ ऐसी कई बार देख लेते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं अभी भी। तो पोस्ट कार्ड जो लिखा है उस हादी बंधु ने, उसने बताया कि अब उनके बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जाति के पुरुषों के पैर धोने और विवाह में खाना जो झूठन है उसको हटाने का, उसको वहाँ से रिमूव करने का वो काम है, या बर्तन मांजने का जो काम है, वहाँ पे लेफ़्ट ओवर्स को वहाँ पे जो हटाने का काम है, तो साफ़ सफाई का काम है, वो बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि वो एजुकेटेड है। ऐसा उसने तर्क दिया, आपके पास भेजा पोस्ट कार्ड वो, और आप जज हैं, आपने फैसला करना आप क्या करेंगे अब, क्योंकि अब बच्चे वो एजुकेटेड है, तो ऐसा परंपरागत जो काम है उनका जो वो नहीं करने के लिए तैयार है। तो आप ये बताइए, उपयुक्त तथ्य सही है और आपको ही निर्णय करना है, और आपको पता लगाना है कि इसमें किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, समानता के अधिकार का या कोई और अधिकार। सभी व्यक्ति समान नहीं, तो एक व्यक्ति क्योंकि वो नीच बिरादरी से है, लोअर कास्ट से है, तो इस तरीके से आप उसको अपमानित करेंगे, इसके तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत समाज में होती रही है। इसी के विरुद्ध या कुछ ऐसी जो समाज में परेशानियां थी, यहाँ पे विसंगतियां थी, तो इनको हटाने के लिए, इनको दूर करने के लिए हमारे 16A में ऐसा है, 16(4) में ऐसा आर्टिकल में किया गया है, और वहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा जो पीछे हमने छोड़ा था हम उसको कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे जो राइट टू फ्रीडम। ये थोड़ा सा ये देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। राइट टू फ्रीडम से पहले आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड personal liberty, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल है 21, इसमें जीवन की और आपकी जो पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके संरक्षण के बारे में, उसके प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से या उसकी जो पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय एक जो कानून है, कानून के तरीके से तो ऐसा किया जा सकता है, जो विधि द्वारा स्थापित कानून है तो उस प्रक्रिया के माध्यम से तो आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसा करने की परमिशन नहीं है। तो ये हमारा जो प्रोसीजर किया गया है आर्टिकल 21 में किया गया है। इसके आफ्टर थोड़ा सा पीछे रह गया, इसको आप कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट फिर हम करेंगे।
राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में हम राइट टू इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कानून के सामने फिर समानता। प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इक्वल एक्सेस टू सोप्स, बाथिंग, घाट्स, होटल्स, आप को अधिकार है कि आप बिना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए आप किसी भी दुकान पे जाएं, आप किसी होटल पे जाएं, स्नाना घाट में जाएं, तो कहीं पे भी जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए आपको समानता है, समान अवसर आपको मिलेंगे। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो उपाधियाँ थी हमें प्राचीन समय से प्राप्त थी, उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो ये आगे फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दे दिया गया। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपकी इच्छा है, जिस भी धर्म में आपका विश्वास है आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रोविज़न जो किया गया है, जैसे फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड प्रोफेशन, आप कोई भी आप प्रोफेशन है वो चुन सकते हैं। प्रोफेशनल कॉन्सेंस, आप अपने किसी भी अंतरात्मा से किसी भी धर्म में आप विश्वास कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी धार्मिक मामले हैं उनको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी आपको आज़ादी है। आप किसी भी धर्म से हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार जितने भी धार्मिक मामले हैं, आपके जितने भी आपको लगता है धार्मिक इशू हैं, तो आप उनको अपने तरीके से डील कर सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ पे धार्मिक निर्देश हैं, आप दे सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है इसकी। लेकिन सरकारी है जो, जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम कोई भी ऐसी जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दे सकते, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, शोषण कैसे, भाई आपसे काम तो करवा लें लेकिन आपको उसके बदले पैसा ना दे, बेगार में काम करो आपसे, बेगार होती है उसमें कि आपको फोर्सफुली आपको काम पे लगाया जाता है, तो इसके विरुद्ध आपको अधिकार हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। प्रोविशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, जैसे रोक लगा दी गई है फोर्स्ड लेबर पे, बंधुआ मजदूरी पर। प्रोविशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाजर्स जॉब्स, खतरनाक जो डेंजरस जॉब्स हैं, हाजर्स जो जॉब्स हैं, कार्य हैं, जोखिम भरे जो काम है, रिस्की हैं, उनमें काम करने, बच्चों काम करने पर बिल्कुल मनाही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको संविधान के जितने भी आपको अधिकार मिले हैं, ये नहीं कि अधिकार सिर्फ लिख दिए गए आपको मिल गए, नो, अब ये अधिकार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, प्रैक्टिकली कितना है ऐसा, ये चीज़ भी संविधान में प्रोविज़न किया गया है। इस चीज़ को देखना सरकार का कर्तव्य बन जाता है और आपका अधिकार है, आप मांग कर सकते हैं इसके बाद जो हमारा है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, तो यहाँ पे आपकी जो स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको भाषण का देने का, आपको अभिव्यक्ति करने का आपका अधिकार है, राइट है आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ये नहीं कि कन्हैया कुमार की तरह देश विरोधी नारे लगाएं, वो भी थोड़ा देखना चाहिए, ऐसा अधिकार हमारा संविधान बिल्कुल नहीं दे सकता। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सोचने वालों की यहाँ पे जुबान निकाल ली जाती है, बेटा ये टीचर हैं, आप बच्चे हैं, और बेटा हम देशभक्त हैं, अपने देश डेमोक्रेटिक है, बड़ा ब्यूटीफुली वोवन है, बड़े ही मेहनत लगी है इस देश को यहाँ तक लाने में, और बेटा अब कभी भी हम झुकने वाले नहीं, हम टूटने वाले नहीं, हमारा देश अखंड है, अनब्रेकेबल है बेटा, और हमारा पाथ भी अनब्रेकेबल है, हम फुली डिटरमाइंड हैं, फ्रीडम डिटर्मिनेशन हमारा है, और नथिंग कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम एनीथिंग दैट वी वांट टू गेट इन आवर लाइफ। श्योरली बेटा वी
are now on the path of success, we are now on the path of development, and surely we shall get developed one day, like America, USA, or other countries, so-called nations. We shall go far excel them. Yes, believe me and believe yourself, trust in God, beta. That day will come surely, beta. One day that day will come. Right to liberty and personal freedoms, right to speech and expression, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है। आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मन के विचार आप बोल सकते हैं, देश के पक्ष में आप बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है हमारा देश, बड़े मेहनत से तैयार होते हैं बेटा ऐसे मुल्क। पाकिस्तान देख लीजिए अब कैसा देश है। हम दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरे की कमजोरियों से सीखें, खुद के जो एक्सपीरियंस से सीखता है बेटा वो थोड़ा देर से सीखता है। मैं कहता हूँ दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो ज़्यादा समझदार होते हैं। एक्सपीरियंस तो बेटा एक्सपीरियंस ही होते हैं। असेंबल पीसफुली, कहीं भी आप है ना शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, कोई है नहीं है, लेकिन ये इमरजेंसी के टाइम ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। इमरजेंसी लागू हो जाती है जब ऐसा नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे है फॉर्म एसोसिएशन, हम संगठन बना सकते हैं। मूव फ्रीली, कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में। दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा बनवाइए, जाइए वहाँ पे, घूम के आइए, पढ़ के आइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में जम्मू कश्मीर में भी जाके रह लीजिए, अब तो वहाँ पे प्लाट लीजिए, ठीक है। तो किसी भी भारत के कोने में जाके आपको रहने की स्वतंत्रता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम अपनाइए, कोई काम धंधा अपनाइए, अपने देश की उन्नति में भाग लीजिए। तो ऐसा आप कोई भी आप फ्री हैं वो काम करने के लिए। ये नहीं कि समाज के लिए नशा है, ड्रग्स है, वो सप्लाई करे और वो कहते हैं कि हम तो काम करें, वो फ्री नहीं है। समाज के हित के काम होने की बात है बच्चे, ठीक है, ये चीज़ समझिए। और नेक्स्ट है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम कीजिए। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीवन जीने का अधिकार है बच्चों। और हर भारत के नागरिक को ये अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र है कोई भी कार्य करने के लिए, आपकी जो मन मर्जी वो कार्य कीजिए, बशर्ते कि वो कार्य करते हो आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बन जाइए। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप गली से जा रहे हैं, सामने से इंसान आ रहा है, अरे गली में से आप भी जाने का इतना ही अधिकार है, उसका भी इतना ही अधिकार है। आप कहे कि मैं तो लाठी घुमाता हुआ जाऊँगा, लाठी घुमाइए, घुमाते हुए चले, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो लाठी अगले की नाक को छुएगी तो उसकी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। ये बात ध्यान रखिए, व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक कि वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन जाता। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे। राइट टू लिबर्टी है, ये हमारा अधिकार है, इसके बारे में ये ऐसे बता रही है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करें आप। राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड कन्विक्ट्स, ठीक है। एक अपराधी के भी अधिकार होते हैं। मान लीजिए किससे कोई जुर्म हो गया, ठीक है, या उसके ऊपर दोषारोपण लगा, अपराधी के ऊपर ऐसा हुआ है, तो ऐसे उस अपराधी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अधिकार दिए गए हैं। और वो अधिकार है कि वो अपना केस है वो अच्छे तरीके से जज के सामने अपनी स्थिति रखे। तो ये अभी हम करेंगे जो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता। इस अधिकार के अनुसार आप जब तक स्वतंत्र हैं, जब तक आप दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई रोड़ा नहीं अटकाते, मतलब यू आर फ्री एज लॉन्ग एज यू आर डू नॉट इंटरप्ट इन अदर्स फ्रीडम। तो इस अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वलिटी टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स that are most essential to a democracy. It is not possible to think of the one without thinking of the other. Liberty means freedom of thought, expression, and action. However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person
will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and other situations. तो फ्रीडम से मतलब क्या है? इक्वलिटी एंड फ्रीडम। किसी भी जो लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो समानता और स्वतंत्रता है, ये दोनों अधिकार बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक के बिना दूसरे अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या काम करने की स्वतंत्रता, या कोई भी मन में विचार है उसको सोचने की, समझने की स्वतंत्रता। आपको बिना किसी रोक टोक के आप ऐसे सोच सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हम करें। स्वतंत्रता का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट मीन ऑफ फ्रीडम। अगर ऐसा करने की हमें इजाज़त दी जाए, अलो कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता का वो आनंद नहीं उठा पाएंगे और उससे वो वंचित रहेंगे। तो स्वतंत्रता को हम किस तरीके से डिफाइन करें? स्वतंत्रता को डिफाइन करने का कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से अभिप्राय है बिना किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाए और बिना कोई कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, जब प्रत्येक व्यक्ति समाज में, देश में, राज्य में अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, उसको हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। The foremost right among rights to freedom is the right to life and personal liberty. No citizen can be denied his or her life except by procedure as laid down under the law. Similarly, no one can be denied his or her personal liberty. That means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. Also, it is mandatory for the police to take that person to the nearest magistrate within 24 hours. The magistrate, who is not part of the police, will decide whether the arrest is justified or not. तो जीवन के अधिकार और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ हमें स्वतंत्रता के जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, उन्हीं की तरह ये भी अधिकार हमें मिला है। कोई भी सिटीजन, कोई भारत का नागरिक कानून के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, उसके लाइफ से, उसकी प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके से वंचित नहीं कर सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई कारण बताए कोई पुलिस है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। नए राज्य संविधान ऐसा हमारा किसी को परमिशन देता है। और गिरफ्तार किए जाने के बाद भी आफ्टर अरेस्ट है जो वो पर्सन, वो अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपना वो बचाव कर सकता है वहाँ पर। इसके अलावा जो पुलिस है जिसने किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को, किसी सिटीजन को अगर गिरफ्तार किया है तो वो 24 आवर्स के विद इन जो नज़दीक से नज़दीक मजिस्ट्रेट है कोर्ट में, वहाँ उसके सामने पेश करेगा और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, वो निर्णय लेगा कि इस अमुक व्यक्ति की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। मजिस्ट्रेट पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा नहीं होता, वो किसी भी तरीके से उसका भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। पुलिस का अपना एक कार्य है, मजिस्ट्रेट का अपना कार्य है। और इस तरीके से हम एक व्यक्ति की वो स्वतंत्रता है उसको संविधान में उसकी रक्षा के लिए प्रोविज़न किया गया है। दिस राइट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ए ग्रेंटी against taking away of an individual lives but has wider application. Various judgments of Supreme Court have expanded the scope of this right. The Supreme Court
has ruled that this right also includes right to live with human dignity, free from exploitation. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in the right to life, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. तो इस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से कोई गिरफ्तार करता है, इसकी गारंटी मिलती है कि ऐसा मनमाने ढंग से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बल्कि इसका और ज़्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इससे मजबूत हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे उसने बताया कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका दायरा बड़ा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है, उसके निर्णय के अनुसार, कि इस इंसान को, भारत के नागरिक को शोषण से मुक्त करना है, मानवीय गरिमा को बनाए रखना है, और ये जीवन के अधिकार में ही ये बात सम्मिलित है। न्यायालय खुद ये बात कहता है कि जीवन के अधिकार का मतलब है व्यक्ति को आश्रय और आजीवन ये अधिकार मिलना चाहिए कि व्यक्ति को आश्रय मिलना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, और आजीविका को कमाने का उसको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति कोई जीवित नहीं रह सकता। ये हमारे न्यायालय में ये प्रावधान है जो किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अभी ये बड़ा कॉमन वर्ड है डिटेंशन। अभी नज़रबंदी जिसको हम बोल सकते हैं, डिटेंशन में लेंगे उसको। जैसे कोरोना डिजीज़ है, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को डिटेन किया है, डिटेंशन किया है, हॉस्पिटल्स में भी डिटेंशन में लिए गए हैं। तो इस तरीके से हम नज़रबंदी उसको कर सकते हैं डिटेंशन में, ठीक है। ये डिटेंशन कैंप भी थे ना पिछली बार, जो CA आया था, CA के लागू होने के बाद ऐसा हुआ था, डिटेंशन कैंप में बोल रहे थे ऐसा। तो वहाँ पे भी ये कॉमन काफ़ी वर्ड रहा है। तो ये डिटेंशन का मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी को नज़रबंद करना। तो यहाँ पे पॉइंट, ऑर्डिनरली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेडली committed some offense. However, there were exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. This is known as preventive detention. It means that if the government feels that a person can be a threat to law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. This preventive detention can be extended only for 3 months. After 3 months, such a case is brought before an advisory board for review. तो सामान्यतः क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम एक शक के आधार पे भी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। और शक ऐसा कि व्यक्ति कोई ऐसा है, ये कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और इस तरीके से जब उस पर शक होता है तो बिना संविधान में जो एक वर्णित प्रक्रिया है, जिसका वहाँ पे प्रक्रिया दी गई है, उसके बिना भी कुछ समय के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है, और ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। जब ऐसा लगे कि ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, ऐसा शक हो जाए, तो जब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ऐसे बगैर कोई कारण बताए व्यक्ति को हिरासत में लेना केवल शक के आधार पे कि ये समाज का हित करने वाला है, तो ऐसे को हम ये बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक नज़रबंदी इसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार है देश के किसी कानून व्यवस्था या शांति या सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को जब खतरा समझ लेती है तो उसको बंदी बना लेती है, और बंदी बना के उसको जेल में डाल देती है, या एक एकांत में उसके घर पे उसको डिटेन कर सकती है, नज़रबंदी कर सकती है, उसके ही घर में उसको रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में अभी 370 आर्टिकल हटे थे, उसके बाद वहाँ के जो बहुत सारे गणमान्य नेता हैं, तो वह पता है उनको डिटेन किया गया था। तो इसकी जो समय सीमा है अधिकतम 3 महीने के लिए ऐसा किया जा सकता है। 3 महीने के बाद
ऐसे मामलों को हम एक जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसके सामने ये मामले हमें लेकर आने होते हैं, एक सलाहकार जो बोर्ड है उसके सामने। ऑन द फेस ऑफ इट, preventive detention looks like an effective tool in the hands of the government to deal with antisocial elements or subversives. But this provision has often been misused by the government. Many people think that there must be greater safeguards in this law so that it may not be misused against people for reasons other than that which are really justified. In fact, there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision for preventive detention. अब बहुत सारी यहाँ पे दिक्कत रहती है कि ये व्यक्ति को एक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया और फिर उसको साथ में छीन भी लिया गया। बहुत सारे जो क्रिटिक ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम देखें सीधे तौर पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये कई बार क्या होता है कि असामाजिक जो तत्व हैं सरकार के अंदर, हम देख सकते हैं कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, कुछ नेता लोग होते हैं जो हीरो को परेशान करते हैं। आप देखते हैं उस फिल्म में, उस मूवी में, जैसे वो क्या होता है, कोई हीरो है वो पुलिस में है या कोई डॉक्टर है बड़ा, उससे गलत काम करवा लेते हैं, कोई साइंटिस्ट होता है उससे गलत काम करवा लेते हैं। तो ऐसा सीन हमने मूवीज़ में भी देखा है। तो असामाजिक जो तत्व हैं, जो एंटी सोशल है, वो नेता वो चले जाते हैं राजनीति में, कोई पता नहीं लगता, इंसान के ऊपर नहीं लिखा होता क्या है वो अंदर से, और राष्ट्र विरोधी वो तत्व होते हैं, तो उनसे ये ऐसा किया जाता है। लेकिन कई बार जो ऐसा ही देखा गया है कि सरकारें इस तरीके से इसका दुरुपयोग कर लेती हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से मानते हैं कि कानून में ऐसे कुछ सुरक्षा के लिए उपाय दिए जाने चाहिए जिससे कि नागरिकों के जो स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है और फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन उसमें दिया गया है, तो इस दुरुपयोग को करने से रोका जा सके। अगर देखें तो वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो प्राइवेट लिबर्टी है, हमारी पर्सनल लिबर्टी है, उसके अधिकारों को और जो हमारी प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है उनके प्रावधानों में, दोनों में हमें एक कंट्रोवर्सी लगती है। बिल्कुल एक प्रोविज़न में क्या है, हमारा दोनों के बीच में टेंशन है, कंट्रोवर्सी वहाँ पे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अदर फ्रीडम्स, दूसरी आज़ादियाँ, दूसरी स्वतंत्रताएँ, दूसरी स्वतंत्रताओं से हमारे You can see that under the right of freedom there are some other rights as well. दूसरे अधिकार भी होते हैं इसके अलावा। These rights however are not absolute. ये भी पूरे नहीं होते, पूर्णतः नहीं है कि ये अधिकार हम absolute मान ले। Each of these is subject to restrictions imposed by the government. इनके ऊपर भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, लगाम लगाई गई। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है कोई भी अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच ए पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड morality etc. Freedom to assemble too is to be exercised peacefully and without arms. The government may impose restrictions in certain areas, declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. Such powers can be easily misused by the administration. The genuine protest against an act or policy of government by the people may be denied permission. However, if the people are aware and vigilant in regard to their rights and choose to protest against such acts of administration, such misuse becomes rare. In the Constituent Assembly itself, some members had expressed their dissatisfaction about restrictions on rights. तो इसमें बहुत सारे हम देखते हैं यहाँ पर अदर फ्रीडम्स में, दूसरी जो अन्य स्वतंत्रताएं हैं, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा और भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन ये अधिकार हम बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, निरंकुश नहीं है। इन अधिकारों पर सरकार के द्वारा
जो है प्रतिबंध लगाया जाता रहता है, लगा सकती है वो अगर करे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच ए पब्लिक ऑर्डर, कि भाषण और जो राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पीस एंड मॉरलिटी के आधार पर इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसका भी प्रयोग करने पर यह शर्त है कि कोई भी व्यक्ति है जो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो। सरकार अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक जो लोग हैं उनके इकट्ठा होने पर बैन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब गवर्नमेंट अपनी शक्ति का इस तरीके से हम देखते हैं प्रयोग बिल्कुल आसानी से उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वह सरकार के किसी भी कार्य को, उसकी नीति को विरुद्ध, जो सरकार के अपने कार्य हैं, उसकी नीति हैं, आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है और फिर आप उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन ऐसी आवाज़ों को इस प्रोविज़न के माध्यम से सरकार वो दबा सकती है। वो अपने न्यायोचित जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है, अच्छे हैं, किंतु फिर भी सरकार के पास अधिकार है कि आपके वो अपनी उस पावर का यूज़ करके जो संविधान में उसको दी गई है उससे वो उनको, आपके सम्मेलन को दबा सकती है, आपको इकट्ठा होने से वहाँ रोक सकती है। लेकिन अगर जो लोग हैं, जनता है, वो अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो, वो सजग हो, अलर्ट हो, और तो वैसे प्रशासन के ऐसे जो काम हैं, जो प्रशासन अपनी इस तरीके से शक्ति का प्रयोग करता है, तो वो उसको अपने अधिकार का वो वहाँ पे संभावना कम हो जाती है सरकार के ऐसे अधिकार की, तो वो रोक सकती हैं। जनता ऐसे सरकार के कार्यों को रोक सकती है जो अनुचित है, जो उन पर प्रतिबंध लगाते हैं अनावश्यक रूप से। तो अन्यायपूर्ण जो सरकार के कार्य है उनको केवल तभी रोका जा सकता है जब जनता खुद इसके लिए सजग हो, वो पढ़ी लिखी हो, उसको अपने अधिकारों का पता हो। तो संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने पर जो अपना उसको क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने अपने दिखाया था कि भाई ये गलत किया है। तो इस तरीके से जब संविधान निर्माण हो रहा था तब भी इस चीज़ की आलोचना हुई थी, लेकिन ये ठीक है। सरकार को उन्नति के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे अधिकार मिलने भी जरूरी होती है। तो यथास्थिति किसकी नीयत में खोट है, ये चीज़ देखी जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सरकार ठीक है या जनता ठीक है? कई बार जनता भी ठीक नहीं होती, सरकार उसके लिए ठीक करी है। अब कोरोना डिजीज़ है, लोगों ने हटे ही नहीं है उसको, अगर चाहते तो हम वहीं पे उसको, इजराइल में कहा कि एक भी केस नहीं आया, तो वहाँ पे क्या है, वो लोगों के सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, वो खुद ही लोग अपने मन से ही हैं, वो सरकार को दोष नहीं देते। तो सरकार ने जैसे हमारे यहाँ पे हर तरीके से रोकने के लिए पब्लिक को, पुलिस को छूट भी दी, पिटाई भी की पुलिस ने, लेकिन किसके लिए? अपना जान जोखिम डाल रही है पुलिस किसके लिए करती है? तो यह सारा कुछ सरकार की नीयत पर डिपेंड करता है। लोग भी वहाँ पे अनुचित हो सकते हैं और सरकार भी अनुचित हो सकती है। केवल पढ़े लिखे हो, समझदार वर्ग हो, समाज हो, सरकार अच्छी हो, तो तभी वो समाज, वो देश, वो जल्दी से प्रगति करता है। तो यहाँ पे आई फील दैट मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल. You will find that very minimum rights have been conceded and are almost invariably followed by a proviso. Almost every article is followed by a proviso, which takes away the right almost completely. What should be our conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get. तो यहाँ पे इसमें दिया गया है सोमनाथ लाहिड़ी CAD वॉल्यूम 3 पेज नंबर 404 पे हमारे जो दिया गया संविधान सभा में जो लिखा गया है उसके वाद विवाद उनमें ये चीज़ दी गई है। तो इन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है, आई फील, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ ऐसा कि इनमें से
अनेक जो मौलिक अधिकारों को एक सिपाही की दृष्टि से यहाँ बनाया गया। बहुत सारे जो मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल। तो आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक जो अधिकार है उसके बाद में एक प्रोविज़ो जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक जो आर्टिकल है उसके बाद एक प्रोविज़ो है, और उस प्रोविज़ो में जो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है फिर उसको उस तरीके से वापस भी ले लेता है। तो फंडामेंटल राइट्स की हमारी कंसेप्शन क्या होनी चाहिए, हमारी क्या सोच होनी चाहिए? तो हम उस प्रत्येक अधिकार को अपने संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। राइट ऑफ एक्यूज्ड, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी सारा हो गया। आई थिंक दिस विल बी डन इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आज हम तो बेटा अपना वर्क है वो भेजें, वो ज़रूरी है। बगैर वर्क के कोई नहीं कह सकता कि आपने कितना काम किया है। जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस ली है, पॉलिटिकल साइंस उनका विषय है, तो वो अपना होमवर्क भेजें। अगर आप इस विषय को नहीं रखना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या लेना चाहते हैं। सब्जेक्ट तो 5 लेने पड़ेंगे और इनमें से एक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार करेंगे। यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इसमें बच्चे मैंने, जैसा आप समझते हैं, ये टीचर की पैशंस है वो नहीं बन पाती, खाली सा हमें बोलना पड़ता है। एक जो बच्चों के साथ इंटरप्रिटेशन होता है, एक बच्चों को समझ के सामने बच्चे बैठे होते हैं, उस तरीके से बात कर सकते हैं, वो तरीका नहीं है। जैसे एक जस्ट न्यूज़ रीड कर रहे हैं, हमें ऐसा एहसास होता है। तो एरी टॉक्स करते हैं हम। एरी टॉक्स मतलब हवाओं से ऐसे ही बातें, गुमसुम से, पता नहीं क्या सेंसेशंस हैं, वो नहीं बन पाती मेरे बच्चों। तो इसके लिए पैशंस बने, सेंटिमेंट्स बने, तो क्लास चाहिए, वहाँ पे आप बैठे हो, ये ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ बेटा, होमवर्क आपके लिए मस्ट है, आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस अपना विषय रखना है और ये विषय आपको बहुत अच्छे से आगे बड़ा काम आने वाला गवर्नमेंट जॉब है, आप इसकी मदद से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको। और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आप चाहे न चाहे फिर भी ये आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करने के इच्छुक हैं, हर तरीके से ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको यही 2-4 सलाह दूंगा बेटा, अगर आपने अच्छा बनना है, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स लीजिए, सोशलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, हिंदी इंग्लिश है साथ में, और 1-2 सब्जेक्ट है, जैसे आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट चाहिए, म्यूज़िक है आपके पास, या फिजिकल एजुकेशन है। तो जैसे आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए बेटा। ये नहीं कि आपके दोस्तों ने आपको बोला है इस तरीके से वो आप सब्जेक्ट रखें, नहीं, जो आप फील करते हैं बेस्ट, जिसमें आपको लगता है मैं अच्छा कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आप लीजिए। और बेटा कई बच्चे जो बहाना बना के बैठे हैं कि कोरोना डिजीज़ आया है और जब ये कोरोना जाएगा तब जाके हम पढ़ाई शुरू करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा तब जाके पढ़ाई शुरू करेंगे। बेटा एक वजह को बना के आप पकड़ के बैठोगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, आपका अप्रैल और मई मंथ है वो चला जाएगा। हम मेहनत करें बेटा, आप फीडबैक में आपसे केवल ये चाहते हैं कि आप होमवर्क करें, जिससे टीचर जब वो इंस्पायर होगा, इनक्रेज होगा बेटा, वो भी इसको हौसला बढ़ेगा, उसको मोटिवेट करेंगे आप, उसको लगेगा हाँ भाई जो मैं बच्चों को वर्क करा रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उससे बच्चे सीखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो टीचर को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये बात आप अपने मन में डाल लीजिए। आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और टीचर जो है इससे पता नहीं उसको क्या मिल जाता है, वो और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करते हैं। तो बच्चे जो काम से बचते हैं उनको लगता है कि भाई ये कोरोना चला जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ बेटा, कोरोना इतना ईजिली नहीं जा सकता हिंदुस्तान से, हमें इसके साथ एडजस्ट करके बैठना है। आपको खुद देखना है, अपने पढ़ाई ख़राब नहीं करना है, अनपढ़ थोड़ी रहना आपने जीवन में। ये चाहते हैं आप 1-2 साल वैसे ही ख़राब कर लोगे आप कोरोना के चक्कर में। तो हम आपके टीचर, हमने तो बेटा है ना 1 अप्रैल से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, हमारी पूरी तैयारियां थी। हम पहले जूम ऐप से आपके साथ जुड़े, जूम ऐप से बच्चे ऐड नहीं हो पाए, हमने सोचा चलो भाई यूट्यूब पे हम आपसे लेक्चर डिलीवर करेंगे, हम आपको समझाएंगे। लेकिन बेटा हम तो अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर देते हैं, आपका भी तो एक ड्यूटी बनती है कि अपने टीचर को अपना होमवर्क है वो बेटा यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं PDF फाइल कैसे बनाएं, कैम स्कैनर वहाँ पे ऐप है, और बहुत सारे बोर्डे हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप है, मुझे नाम भी नहीं याद, मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है।
यूट्यूब से सीखा है किस प्रकार से आप बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाई, जो स्क्रीन आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, हम एक दूसरे से, हम टीचर्स ने हेल्प की, एक दूसरे को सिखाया बताया, और आपस में ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, और हमें अब लग रहा है कि हमारी कमियां उनसे हम सीखें, हमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ये ज़रूरी है। और बच्चे जहाँ पर ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन टीचिंग का मतलब है बेटे, हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है, लेकिन विदेशों में इस चीज़ की भरमार है। ये कोई न्यू थिंग नहीं है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी आपके लिए आई है, स्पेशल अभी बनी है कोरोना के टाइम में, नहीं। जो इंग्लैंड, लंदन या वगैरह जो अच्छे सिटीज़ हैं, जो अच्छे कंट्री हैं, जिनको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, वहाँ तो बच्चे का जो स्लीपिंग रूम है, बेडरूम है, उसका नेक्स्ट डोर उसका स्टडी रूम है, जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हैं, रोबोट टीचर्स हैं उसके, है ना, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो वहाँ पे दिखाते हैं उनको ऑपरेट कैसे करना है, सिस्टम को चलाना सिखाते हैं, और वो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, आप सोच सकते हैं कि ये न्यू है, लेकिन आपने करना है ना बेटा, ये ज़रूरी है। हम आपके स्कूल में, हम भी आपकी वेट कर रहे हैं कि जैसे आप आएँ, जल्दी से बीमारी ख़त्म हो जाए और हम ठीक ठाक से मिले, और हमारे बच्चों का भविष्य है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना, वो आगे बढ़े, जीवन में आगे चले। ठीक है बेटा, लेकिन आप बच्चे, आपका भी तो बेटे, ये मैं कहता हूँ ना, कर्तव्य, आपका फ़र्ज़ है, आप कोई वजह को पकड़ के न बैठे, बल्कि इन छोटी छोटी जो मुश्किलें आती हैं ना, ये छोटी छोटी हैं, कोई ज़्यादा नहीं, आप इनको अपनी मजबूती बनाइए। ठीक है बेटा, अरे आप खुद अनुभव करेंगे, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं बेटा, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और एक मैं हमेशा आपको क्लास में भी बोलता हूँ, हमेशा बोल रहे हैं और बेटे समझाता रहता हूँ कि एक वजह, हमें कभी ऐसी वजह पैदा नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे काम इस वजह से मैं नहीं कर सकता, ये वजह है और इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि हमारे पास वजह वो होनी चाहिए कि इस वजह से मैं ये काम कर सकता हूँ। तो न करने के लिए वहाँ पे 1000 वजह जो है भी नहीं, ट्रूली अगर से देखें अच्छे से, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, कि वहाँ पर एक भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम 1000 गिनवा देते हैं। लेकिन करने के लिए बेटा एक ही वजह काफ़ी है कि मुझे करना है, दैट्स इट, सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दूर से कोई चीज़ है वो पहाड़ जैसी दिखाई देती है, दूर से चांद भी बहुत ऊंचे दिखाई देता था, है कि मैं चांद पे कैसे जाऊंगा, मैं इस पहाड़ पे कैसे चढ़ूंगा। जब हमने हिम्मत की और हम आगे बढ़े, थोड़े बहुत कष्ट आते हैं बेटा, मानते हैं, उनसे मुड़ना नहीं चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हम देखा उस पहाड़ की चोटी जो हमें बहुत ज़्यादा ऊंचे दिखाई दे रही थी दूर से, अब वो हमारे कदमों के नीचे थी। ठीक उसी तरीके से बेटा जो चांद हमारे ऊपर था और हमें लग रहा था कोई सीढ़ी हमारे पास नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई तरीका, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी हमने ली, हमने मन में प्रण डाला बेटा उसको करने के लिए, और फिर वो चांद है वो हमारे पाँव जो चांद पे चले गए थे बेटा। तो ये देखिए इंसान का प्रण है बेटा, आप किसी से कम नहीं हो। एक बात अपने मन में डाल लीजिए, सिर्फ आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए लिटिल अट्रैक्शंस हैं, जिनसे आप अपना समय वेस्ट करते हो, ये चीज़ें आपके जीवन की बर्बादी का कारण बनेंगी बेटा। और जो आपके दोस्त हैं वो देखेंगे आप बहुत बड़े ऑफिसर्स बन गए, वो क्योंकि वो काम करते हैं, या फिर दाएं बाएं आप अपने पड़ोस में देखेंगे, रिश्तेदारी में देखेंगे, है ना, तो वो फिर आपका मन करेगा भी काश मैं भी ऐसा कर लेता। यही तो टाइम है बेटा, यही हम बता तो रही है आपको। अरे कॉन्टिन्यूसली काम करे, काम करने के तुरंत बाद माइंड फ्री हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, और फिर आप जैसा आप चाहते जीवन में ऐसा बन पाएंगे। नहीं तो कल को है मासी का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊजी का लड़का, वो और या फिर पड़ोसी का बच्चा है या लड़का है लड़की कोई भी है, वो आगे निकल के या फिर रोगे, देखोगे ये क्या कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आज बेटा हम समझा तो रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। काम करके भी इंसान जीवित रहता है और काम न करने के बाद भी जीवित रहता है। बस फ़र्क ये है कि काम कर लोगे चिंता नहीं रहेगी, मन खुश रहेगा, और बेटा ऐसे ऐसे खुशीपूर्ण जीवन बिताओगे इस दुनिया में। और जो बेटा काम नहीं करोगे फिर वही है भाई, देख लो, टेंशन रहेगी, जीवन उलझ जाएगा बेटा, ये आगे नहीं निकलेगा। तो पूरा डिटर्मिनेशन बनाए, अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स कीजिए, हर रोज़ सोच लीजिए मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही है, मुझे ये काम तो करना ही है बेटा, वो करना है। मोबाइल हाथ में आए नहीं पेरेंट्स का, पता नहीं आप क्या देखते होंगे, टीवी देखते हैं, क्या करते बेटा हमें नहीं पता, हम तो फ़ोन करते हैं, फ़ोन आप नहीं उठाते, पता नहीं, जैसे बड़ा दुख होता है बेटा इन चीज़ों को लेकर। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे अपने बारे में। एक टीचर्स के लिए ना, ये टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं होता बेटा, ये पैसन होती है।
प्रोफेशन भी होता है, मानते हैं भाई हमारे घर चलते हैं, हमारा काम धंधा चलता है तो सब कुछ है, लेकिन ये बेटा ये कितना नेक काम समाज में हमें मिला है। हम कुछ सिखाते हैं बच्चे के साथ, बेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं बच्चे। एक डॉक्टर का सिखा हुआ बेटा क्या होता है, डॉक्टर दवाई देगा, बीमारी में काम आएगी, बीमारी चली जाएगी, दवाई चल जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बीमारी ठीक करेगी, लेकिन वो पैसा आपके जीवन में तो नहीं लगा ना। एक वकील का झगड़े में जाएगा, सर ने भी एक बार ये बात है, बहुत अच्छी बातें हैं ये बताई थी हमें प्रेयर में। और एक जो टीचर को दिया हुआ एक गुरु दक्षिणा है बेटा, वो हमारे जीवन में फलीभूत होगी, आगे बढ़ाएगी हमें जीवन में, ठीक है। तो ये तो आपने ठीक है भैया, आपके पिताजी कृषि करते हैं, वो कोई इंजीनियर है या कोई और जॉब है उनका, आपके टीचर का कोई जॉब नहीं है बेटा, ये सेवा कार्य है, इसमें आप अपनी जो गुरु दक्षिणा है वो आहुति देते हैं, फीस है, और फीस का ही एक मतलब बना के ना बैठा करो। अरे भाई फीस है, आप वो तो देंगे, कहीं भी देंगे, नहीं भी देंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो आपको पता है। लेकिन बेटा जो अपने जीवन के साथ समझौता ना करे, कम से कम अपने जीवन के बारे में सोचें। ये छोटी छोटी चीज़ें, भगवान ने जब इस दुनिया में सृष्टि में इंसान को बनाया तो उसके लिए उसने सब व्यवस्था करके भेजी है, लेकिन वो अपने लिए कैसी व्यवस्था चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ोगे अच्छी व्यवस्था में जीवन जियोगे, न पढ़ोगे बेटा कम व्यवस्था में जीवन जियोगे। तो कुछ कीजिए, अपने लिए कीजिए बेटा, मजबूत हैं आप, अपना समय मत गवाइए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। मोबाइल है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसको देखिए आप किस तरीके से यूज़ करें, अपने समय को यूटिलाइज करेंगे बेटा। अपना होमवर्क हर बच्चा PDF फाइल में या व्हाट्सएप में वो करके भेजे, और अपने अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें, रिजल्ट आएगा वो भी आएगा, आप पास हैं। और जो बच्चे हैं ना ऐसी वजह पैदा करके भाई मेरा तो रिजल्ट आएगा तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा पढ़ूंगा, नहीं, जो बच्चा ऐसा सोचता है इसका मतलब वो है उसको अपने पर शक है कि वो जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। अब जो बच्चे काम नहीं कर रहे या बेवजह ये चीज़ें दिमाग में लेके बैठे हैं, कोरोना है रिजल्ट नहीं आया या ये वजह फलां वजह है, तो ये चीज़ें बच्चे आप जीवन में, क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चे वो जागे हुए हैं, आप ही नहीं। तो जो बच्चा जागा हुआ है ना वो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा, और जो पीछे होंगे तो बेटा वो पीछे ही रहेंगे, जीवन में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। तो अपना होमवर्क करें और अपने सभी टीचर सब्जेक्ट्स को भेजें, और एक अपना रूटीन से अपना जीवन है बेटे वो घर पे बिताएं। जैसे स्कूल जल्दी खुलेंगे, आई होप सो, और बेटा अपने आप को बचा के रखें, खुशहाल रहें। हम फिर जल्दी स्कूल में मिलेंगे। डेली आप वीडियोज़ हैं, यूट्यूब लेसन्स है वो देखिए, टीचर से संपर्क कीजिए, हर एक सब्जेक्ट टीचर से, और बेटा अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड एज सरस्वती ब्लेस यू।